नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। यहां पर ये साफ हो गया है कि अब अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो दे दी गई हैं। यहां पर जोर रहेगा सियासी समीकरणों पर भी और साथ ही इकोनॉमिक्स पर भी नजर रहेगी। अब जिस तरीके से फेरबदल हुआ है उसे लेकर कई अहम सवाल भी सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को यहां पर मौका दिया गया है, वहीं राजस्थान से भी एक चेहरे को शामिल किया गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रबंध संपादक मनोज सैनी। और अगर देखा जाए तो जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और नजर अब आगे के समीकरणों पर यहां पर बनी हुई है। निश्चित रूप से एक खासी उम्मीदें लोगों ने की होगी, क्योंकि आज 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 7 लोगों को प्रमोशन मिला है और बाकी नए मंत्री। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी खबर है नाजरीन की ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग कद लेकर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और फिर अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और अब हमें लग रहा है कि जब वो आए होंगे तो निश्चित रूप से कुछ शर्तें भी हुई होगी, कुछ बातें भी हुई होगी, और जितना 1 साल 1.5 साल में वो काम करने में सफल रहे तो लगता है मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का दिल जीतने में कामयाब रहे होंगे, क्योंकि चौथे नंबर पर शपथ उन्होंने ली है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि दूसरे नंबर पर भी मध्य प्रदेश के मंत्री वीरेंद्र खटीक थे, जो बड़ी सहजता सरलता के लिए जाने जाते। तो हम मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी खबर। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, 15 कैबिनेट मंत्री बने हैं, बाकी जो मंत्री है वो राज्य मंत्री बने, 28 राज्य मंत्री बने हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत ही एक अच्छा मंत्रिमंडल अब दिखाई दे रहा। अब ये कहा जाएगा कि पूरी टीम तैयार है, लेकिन 2 जगह आज भी बरकरार है, खाली रखी है। अब वो प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र का मामला है कि कब किसी को जगह मिलेगी या क्या होगा। चर्चा ऐसी भी है कि जैसे ही शीतकाल, जैसे ही ये सत्र खत्म होगा तो हो सकता है कि उसके बाद कुछ और फेरबदल के साथ 1-2 मंत्री को शपथ दिलाई जाए। ये भी चर्चा सामने तो आगे आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, जिसमें हम सुबह से लगातार बात करते रहे कि एक यंग टीम को यहाँ पर सामने लाया गया है, जंबो विस्तार यहाँ पर किया गया है और तस्वीरें हमने लगातार देखी। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कद बड़ा है, जाहिर है मध्य प्रदेश को भी यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में लाने की बात जो है वो साफ साफ दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में ही मौका दिया गया है, जाहिर है कि बड़ा यहां पर कोई जो मौका है वो भी मिल सकता है, कोई विभाग जो है वो मिल सकता है, और इससे सीधे प्रदेश की तरक्की भी आप देख रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम प्रदेश में बैठे हैं या प्रदेश के लोग, जब कोई मंत्री बनता है या किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती है और चुनौती उस व्यक्ति के सामने भी बढ़ जाती है जो प्रदेश से होकर जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और ये भरोसा भी जताया जनता के प्रति। वो हमेशा कहते भी रहे कि मैं तो जनता का सेवक हूँ, लेकिन सेवक बनकर अब कितनी सेवा देंगे, क्योंकि अब आपको मौका मिल गया, अब आपको पद मिलने जा रहा है। पद तो मिल गया, लेकिन पद में कौन सा विभाग मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। पर जिस तरह चौथे नंबर पर उन्होंने शपथ ली है तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत ही बड़ा एक अच्छा कोई भी विभाग उनको मिलेगा, जिससे सरकार खासी उम्मीदें करेंगी। जो युवाओं के साथ हो सकता है कि जैसी चर्चा थी, खाली हुआ है रमेश पोखरियाल का जो विभाग है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी उच्च शिक्षा विभाग, वो शिक्षित भी है और काफी उन्होंने अध्ययन भी किया बीते कुछ दिनों से। या फिर रेल मंत्रालय, उनके पिताजी रहे करते थे और बहुत ही बेहतर काम उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने किया था। तो उम्मीद है उन्होंने यही की होगी। लेकिन उम्मीद है बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को लग गई, क्योंकि 2-2 कैबिनेट मंत्री मिले हैं। कुल मिलाकर अब हम देखें तो मध्य प्रदेश से 6 मंत्री हो गए हैं। ऑलरेडी 5 थे, एक ने इस्तीफा दिया, एक की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए और एक परिवर्तित हो गया। तो अब सभी, अच्छा आप ये भी देखिएगा कि सभी वर्गों को स्थान मिल चुका मध्य प्रदेश से। जैसे हम बात करें यदि प्रहलाद पटेल साहब की, तो वो लोधी समाज से आते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग। ज्योतिरादित्य सिंधिया सामान्य वर्ग से देखे जा सकते हैं। तीसरी हम देखें तो दलित के तौर पर वीरेंद्र खटीक साहब को स्थान मिल गया। इसी तरह धर्मेंद्र प्रधान भी मध्य प्रदेश के कोटे से ही आते हैं, है वो उड़ीसा के, लेकिन राज्यसभा की सीट उनको यहीं से मिली, तो वो भी एक मंत्री के रूप में गिने जाएंगे। पर हमें लगता है अब एक अच्छा स्थान है मध्य प्रदेश का। कैबिनेट मंत्री हैं, सारे कैबिनेट मंत्री है, तो बहुत उम्मीदें की जा सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे साफ हो चला है कि चुनाव के मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है दलित या पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग को साधने का खासकर उत्तर प्रदेश में पूरा प्रयास किया गया। बिहार को लेकर भी जिस तरीके से नाराजगी सामने आई, अगर हम बात करें और विपक्ष की, जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि कुछ आरोप सामने आ रहे हैं, कुछ खामियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन उन खामियों को खूबियों में तब्दील करने की अब जिम्मेदारी होगी इन नए चेहरों पर। देखिए स्वाभाविक रूप से होगी, लेकिन बड़ी बात यह भी है बिहार की, जहां आप बात कर रहे थे, तो बिहार में उम्मीदें ये लगाई गई थी कि करीब 4 से 5 लोगों को स्थान मिलेगा। और नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से,
तो उम्मीदें ज्यादा ही जगी थी। लेकिन एक बार फिर शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये समझाने का प्रयास किया है कि बीजेपी है वो वही करती है जो आपसे बात होती है, या आप किसी पर दबाव डालकर कुछ नहीं करा सकते। सहजता के साथ आइए, हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। बीच में दोनों अलग भी हुए थे, अब मिले और सरकार नीतीश कुमार के साथ चली रही। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बीजेपी की ज्यादा है बिहार में, तो हमें लगता है वो एक बीजेपी ने दिखाने का प्रयास किया है। और बिहार को भी खासी उम्मीदें होंगी क्योंकि वहां से भी 2 मंत्री मिले हैं। पर सबसे ज्यादा मौका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र में जो एक विरोध के स्वर भी देखे गए हैं, शिवसेना अलग हुई है, तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं। पर आप देखिए, डॉक्टर्स हो या वकील हो या इंजीनियर हो, जब हम देख रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उनका पूरा एक डाटा जो दिखाई दे रहा था जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो सब नजर आ रही थी। तो उससे लगता है कि बहुत अच्छा मंत्रिमंडल अब दिखाई दे रहा है। और जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि मोदी दरबार में महाराज का रुतबा बढ़ गया है, तो ये भी जो विपक्ष कल तक जिस तरीके से बातें कह रहा था, आरोप लगा रहा था, वो जवाब उन्हें भी मिला है। जाहिर सी बात है जवाब मिला। लेकिन आज आप सुबह से मैं देख रहा था, करीब 25 से ज्यादा ट्वीट हुए कांग्रेस की तरफ से, सुरजेवाला ने किए हैं। और उसमें यह भी कहा है कि यदि आप इंजन खराब होता है तो उसके पार्ट बदलने से कुछ नहीं होगा, इंजन का जो मुख्य व्यक्ति है उसको क्यों नहीं बदला गया। तो ऐसे तरह तरह के ट्वीट अभी देखने को मिले हैं। दूसरा, सज्जन वर्मा ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि राजा महाराजाओं को जगह मिली, दलितों को पीछे कर दिया। लेकिन जब आप पूरा एक वो देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि कहीं दलितों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। तो सीधी सी बात है कि हर वर्ग को साधा गया, युवाओं को मैसेज दिया गया, चूंकि नए लोगों को, नए चेहरों को मौका मिला है। दूसरी तरफ SC ST या OBC को भी स्थान मिला है। चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, एक बार फिर से हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है। और इंतजार, चेहरे, मौका, युवा टीम, बैलेंस, टैलेंट, सबकी हमने बात की, लेकिन अब सारी तस्वीर सामने है, महाराज का रुतबा बढ़ गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें अब कोई संदेह नहीं बचा है, क्योंकि एक तो क्रम जो है वो बड़ा है, और दूसरा जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है जी। तो ऐसे में ये अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। ओके, मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिलने वाला है, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका होगी। दूसरा ये भी साथ की साथ है कि कांग्रेस ने जितने ट्वीट किए हैं जी, और उससे ये संदेश निकल के आ रहा है कि इंजन का मुखिया बदल दीजिए और ये कर दीजिए। लेकिन इतना ज्ञान रखने वाले सुरजेवाला कभी भी ये नहीं कहते हैं कि उनकी जो रेलगाड़ी खराब पड़ी है और उसका मुखिया जो है वो गड़बड़ कर रहा है, उसको बदल दीजिए। वो तो G23 जो लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ, अब ये गड़बड़ है, बदलना चाहिए, हमारा इंजन भी खराब हो गया। तो ये जो ट्वीट पॉलिटिक्स है, ये कांग्रेस को बस नेगेटिव ट्वीट करने के लिए ही मौका देती रहेगी। लेकिन सिंधिया जी ने एक ऐसा स्टेप उठाया और जो है भाजपा में शामिल होकर के आज वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। हम ये खूब कह सकते हैं राजनीतिक समीक्षक के रूप में लिखने के लिहाज से कि उनके साथ सौदा हुआ होगा, लेकिन ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है कि यदि कोई व्यक्ति आता है और ऐसी स्थिति में आता है कि वो सरकार बनाने बिगाड़ने जैसी स्थिति में आता है, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जी जी। हम कल से ये सोच रहे थे कि जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे नितिन प्रसाद जी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन कहाँ किया गया? क्योंकि उनका उपयोग उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में आउटपुट देंगे। क्योंकि मुझे जो अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी घोड़े पे सवार होकर के कोई काम नहीं करती। जी जी। मध्य प्रदेश के चौधरी राकेश सिंह लंबे समय तक जो है इंतजार करते रहे और बाद में जब समय आया तो वो वापस कांग्रेस में चले गए। यदि वो थोड़े दिन और 10-15 दिन या 20 दिन और इंतजार कर लेते तो वो जो है स्थापित होकर के एक नेता के रूप में काम करते। तो ये जो सहनशीलता, धैर्य और तपस्या के रूप में जब तक नहीं करेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा कुछ पाने की स्थिति नहीं बनती। सिंधिया जी के प्रकरण से ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। चलिए सैनी सर, अगर देखा जाए यहाँ पर जो बात कही, जैसा कि सुरेश जी ने कहा कि अब मध्य प्रदेश के लिए कई यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं, बहुत कुछ मिल सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है। और अगर सिंधिया जी के उस बयान को यहाँ पर कोट करें, जब वो कांग्रेस को छोड़कर गए थे, उन्होंने कहा था कि जनता के हित में जो काम होने चाहिए थे, जो कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले जो वादे, जो घोषणाएं की थी, उन पर काम नहीं किया गया, इसलिए मैं पार्टी का साथ छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे जनता के लिए कुछ करना है। बीच में कांग्रेस ने
ने भी आरोप लगाए कि आप जनता के लिए छोड़कर गए थे, लेकिन जनता की आवाज आप नहीं बन रहे। लेकिन अब एक बड़ा मौका, एक बड़ा पद, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो क्या अब जनता के लिए जो वो कहना चाहते थे या करना चाहते थे वो दिखेगा भविष्य में? देखिए, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से दिखेगा। और कल ही मेरी कुछ चंबल ग्वालियर के विधायकों से बात हो रही थी, जो उनके साथ जब आए, तो मंत्री भी है, तो उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब महाराज ने छोड़ा तो कई तरह से सवाल उठे थे। हमें भी लगा था, उनके साथ हम गए जरूर, लेकिन हमें भी ऐसा लगा था कि आखिर क्या होगा। लेकिन जब महाराज ने 1.5 साल से हम भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया, और जो 1-1.5 साल में कांग्रेस के साथ रहे, उसके बाद जो बजट हमें मिला है अलग अलग कामों के लिए, जो विकास कार्यों के लिए जो बात कही गई थी, तो उसका पैसा बाकायदा उन तक पहुंचा है। तो उन्होंने कहा कि यही एक फायदा हुआ। और अब जनता भी ये समझ रही है कि सिंधिया जी यदि गए थे तो पहले सवाल जरूर उठे, लेकिन उसका लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह से विकास के काम को आगे बढ़ाती है। और अब जब वो खुद एक कैबिनेट मंत्री बन गए, तो जाहिर सी बात है कि कई तरह की उम्मीदें उनके समर्थकों को भी होगी, उनको भी होगी। और जनता खासकर, चाहे चंबल ग्वालियर की बात करें, मालवा, दोनों उनसे बड़े टच में है, तो वहां तो बाकी पूरे मध्य प्रदेश को उसका लाभ मिलने जा रहा है। और एक बड़ा पद, कोई बड़ा विभाग उनको जब उनके हाथ में होगा तो और देखना होगा। पर निश्चित रूप से सिंधिया जी ने जो कहा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि विकास के नाम पर, काम के नाम पर काम नहीं हुआ, लोगों ने मेरी सुनी नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक जरूर ये सबक भी दे दिया होगा कि यदि आप किसी अच्छे व्यक्ति को काम का मौका नहीं देते हैं और वो हमारे साथ जुड़ता है। बीजेपी पे आप देखिए कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर ली जब शिवसेना से अलग हुए, या बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार से जब अलग हुए, या फिर बंगाल की बात करिए या पंजाब की बात करिए, जहां अलग अलग जो घटक दल थे धीरे धीरे कर उन्होंने दूरी बनाई। तो फिर यह भी लगा कि बीजेपी अपनी मनमर्जी करती है। पर यहाँ एक छवि सुधारने की कोशिश बीजेपी ने भी की। जाए न सिर्फ सिंधिया बल्कि उसके बाद भी कई ऐसे नाम है जो इस लिस्ट में शामिल हुए, जो कांग्रेस को छोड़कर गए। और जैसा कि सुरेश जी ने कहा कि धैर्य रखना जरूरी है, परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि जनहित की बात करने वाली पार्टी में आपको खुद को प्रूफ करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। लेकिन सुरेश सर, क्या ये माना जाए कि चाहे हम आम जिंदगी की बात करें या राजनीतिक जिंदगी की बात करें, अगर आप अपनी गलती को स्वीकारते हैं, उसे खुद ठीक करते हैं, तो भी जनता आपको सराहेगी? क्योंकि कोरोना में 3 विभागों पर सबसे ज्यादा असर रहा, और जिस तरीके से फेरबदल हुआ है, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, दूसरी लहर में काफी नुकसान हुआ, शिक्षा मंत्रालय की बात करें, श्रम मंत्रालय की बात करें, और उसके बाद ये फेरबदल, ये स्वीकार होती कि गलती हुई, अब उसे सुधारेंगे, बेहतर करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने हमें चुना है। देखिए, अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में या भारतीय स्वभाव में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी गलती सुधार लेता है और उसका प्रायश्चित कर लेता है, तो वो गलती नहीं रहती। यदि गलती को मान लिया जाता है तब भी ये स्थितियां होती हैं। लेकिन राजनीति में गलती कोई नहीं मानता, लेकिन गलती मानने का एक तरीका होता है, जो आज तरीका हमें दिखाया गया है। बड़े सामान्य तरीके से गलती मान भी ली और गलती के लिए दोष भी दे दिया गया और दोषी को दंड भी दे दिया गया। और जनता में इसका संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने जो है गलती करने वाले नेताओं को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया, तो ये एक संदेश जाएगा। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि राजनीति एक ऐसे परसेप्शन की तैयारी घड़ी हुई होती है जिसके बारे में आप कैसी अवधारणा क्रिएट करते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के बारे में जो एक दृढ़ अवधारणा थी, वो अवधारणा कहीं न कहीं कमजोर हुई थी। और उस दृढ़ अवधारणा को कुछ दिग्गज मंत्रियों को हटा करके फिर से प्रतिपादित करने की कोशिश की गई है कि ये नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ सब मुमकिन है। यहाँ जावड़ेकर भी हटाए जाते हैं, रविशंकर प्रसाद का काम बांटा जा सकता है कि आप मान लो कहीं दूसरी जगह काम करना चाहें तो कर लीजिए। लेकिन भूपेंद्र यादव को भी लाया जा सकता है कि आपने संगठन में एक बहुत अच्छा काम किया है, तो जरा सत्ता का तगमा भी आपके साथ लग जाना चाहिए। तो एक ऐसी संरचना, आप देखिए कितने धैर्य से और अनुराग ठाकुर काम कर रहे थे। फाइनेंस विभाग में काम करना, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहिए, आपकी चमक धमक दिखाई नहीं देगी। विभागों से आप बुरे बनोगे। क्योंकि रामित गुप्ता जब मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो मुझे प्राय एक बात कहते थे कि मुझे सब लोग वित्त मंत्री बना देते हैं जब भी मौका आता है, लेकिन मैं विभागों के बजट में कतर विरोध करता हूं तो सारी बुराई मेरे सर आ जाती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर रहने वाला व्यक्ति शालीनता से अपने काम करता भी गया और परफॉर्मेंस दिखा करके, क्योंकि वित्त मंत्रालय में परफॉर्मेंस दिखाने जैसी कोई चीज नहीं होती है। बजट आएगा,
सारी चीजें आएंगी, कहीं कहीं चुटकी होगी, कहीं खींचा जाएगा जेब से। तो परफॉर्मेंस दिखाने, जनता को प्रभावित करने वाला परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री का रैंक पा करके ये सिद्ध कर दिया कि ऐसे सोए विभाग में भी हम अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये जो आज जरूरत है, क्योंकि आप खुद महसूस करिए कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां यदि हमारा आउटपुट नहीं है तो हम कितने ही विद्वान हों, कितने ही पढ़े लिखे हों, कितना ही क्या, इसका औचित्य क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी तो एक बार फिर से आप वही कहना चाहते हैं कि काम भी करना होगा, धैर्य भी दिखाना होगा, ताकि आपकी टीम लीडर जो है वो आप पर विश्वास कर सकें। 12 ऐसे चेहरे आए जिनको कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात अगर सैनी सर हम देखें, यहाँ पर 9 मंत्री ऐसे हैं जो 60 साल से ज्यादा उम्र के रहे इस्तीफा देने वाले में। तो क्या एज फैक्टर का भी यहाँ पर जो ख्याल, जिसकी हमने बात भी की थी कि अब नए लोगों को मौका देना है, एक नई एनर्जी चाहिए, नई ऊर्जा चाहिए, ताकि बाकी सारे काम जो हैं वो गति पकड़ सके? देखिए, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से इस पर बात तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी जब मंत्री शपथ ले रहे थे तो उसमें जहां हम उम्र की बात कर रहे हैं तो कुछ मंत्री, जैसे कि औरंगाबाद से जो मंत्री बनाए गए, उनकी उम्र 64 से ऊपर दिखाई दी। ऐसे ही नारायण राणे को आप देखिए, वो भी 65-66 के आसपास है, तो 60 से ऊपर तो वो भी जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि परफॉर्मेंस भी देखा गया होगा कि आखिर किस आधार पर काम किए। लेकिन उम्र को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा दिखाई देता है कि समय के साथ दूसरी जब पीढ़ी आती है तो उसको मौका मिलना चाहिए, तो वो मौका दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां से उनके वोटर छिटके हैं या मतदाता उनसे दूर होता जा रहा है या कई तरह के विरोध देखने को मिले हैं, तो हमें लगता है वहां कंप्रोमाइज भी हुआ। जैसा मैंने आपको कुछ नाम बताए, वो जब उनकी उम्र देखी गई तो वो ये नजर आ रहा है। पर आज चाहे रविशंकर प्रसाद हो या प्रकाश जावड़ेकर जी हो, ऐसे जब मंत्री हो, या हर्षवर्धन सिंह हो, ये सब वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे चेहरे के रूप में माने जाते हैं, जिनकी साफ सुथरी छवि भी रही। पर उनको हटाकर ये मैसेज, जैसा सुरेश शर्मा जी कह रहे थे, पूरी बीजेपी को दे दिया है मोदी जी ने कि यहाँ काम वालों की कद्र होती है, और काम करना या क्या करना वो अपनी जगह है, लेकिन एक एक व्यक्ति का चिट्ठा मेरे पास है। एक एक व्यक्ति से मैं जानता हूं कि कौन सा सांसद कितना काम कर रहा है, और काम के आधार पर ही आपको जगह मिलती है। तो हमें लगता है इसमें कई तरह के मैसेज देने का प्रयास किया गया है। चलिए, बिल्कुल, मैसेज तो शायद सुरेश से वहीं से साफ हो जाता है जब तस्वीर सामने आई थी शपथ से पहले, जब मोदी जी ने सबकी क्लास ली और जिस तरीके से फ्रंट लाइनर्स में दिखाई दिए सिंधिया और बाकी कुछ चेहरे, वहीं से साफ हो गया था कि बड़ी जिम्मेदारी तो मिलेगी और साथ ही साथ अपने अनुभव के साथ उसको आगे गति देने का काम भी अब करना होगा। बिल्कुल सही बात है कि आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, ये सारे परफॉर्मेंस के जो आउटपुट होगा उसके आधार पर आप जो है इसमें विनिंग पोजीशन में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, 2 बार का सरकार बनाना देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी बात है कि विपक्ष जो है वो 2 बार, और मूल विपक्ष, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री देश में बने हैं वो लगभग कांग्रेस डीएनए के बने हैं। केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी को और नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो सबका डीएनए कांग्रेस से निकल करके जाता था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में कि पिछली बार से अधिक सीटें लेकर के और आए, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन जो सेकंड टर्म का परफॉर्मेंस है उसमें कोरोना ने बिगाड़ने की कोशिश की है। जनमानस में नरेंद्र मोदी की छवि चाहे कैसी भी बनी हो, प्रतिशत जो है पहले की अपेक्षा कुछ डाउन हुआ था, लेकिन ये जो मंत्रिमंडल विस्तार का जो निर्णय हुआ है और जिस तरीके से कतरब्योत हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी की छवि को एक फिर से सहारा मिला है, आगे बढ़ने की स्थिति निर्मित हुई है। और ये जो परफॉर्मेंस यदि 1.5 साल 2 साल में हो जाता है अच्छा, तो मुझे लगता है कि बिखरे हुए विपक्ष के सामने एक ताकतवर सरकार की संभावना फिर देखी जा सकती है। और ये भी माना जाए कि सारे पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। हम विधानसभा चुनावों की बात तो कर ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर नजर की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र पर भी खास नजर है, क्योंकि नारायण राणे उन्हें एक मतलब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई और साथ ही बीएमसी का अगले साल चुनाव भी होना है। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पर भी फोकस किया जा रहा है। हाँ, महाराष्ट्र पर फोकस किया जा रहा है। बीएमसी में अभी भी शिवसेना से मात्र 3 सीटें कम है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और वो शिवसेना के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उनका मेयर बनाया था, विरोध नहीं किया था, अन्यथा इसी बार पटकनी वाला माहौल बन गया था। लेकिन मैं महाराष्ट्र के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास नहीं हो पाया कि उद्धव ठाकरे खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले, जब भी मनोज जी को भी मालूम है
कि जब भी चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बनाने की बात हुई थी तो उनके बेटे को बनाने की बात हुई थी, जो किसी भी सीनियर नेता के द्वारा स्वीकार नहीं हो सकता था। यदि ये बात पहले कहीं संकेत में कह दी जाती कि उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ छोड़ती। और आज भी मुझे ये संकेत नजर आ रहे हैं कि अब आने वाले समय में कहीं न कहीं ये परिवर्तन भी हम सब लोगों के सामने दिखाई दे सकता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय है, अब आप दूसरी तरफ एक नजर मारिए कि अकाली दल ने जिस बात को लेकर के लोकसभा सरकार का साथ छोड़ा था, वो बात में अकाली दल कहां ठहरा हुआ है। निकाय के चुनाव में अकाली दल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि मीडिया ने ये दिखाया कि भाजपा साफ हो गई, क्योंकि भाजपा का वहां था क्या जो साफ हो जाएगी। उनके ना ज्यादा विधायक थे, ना ज्यादा सांसद थे, न कारपोरेटर्स थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अकाली दल को हुआ है। तो जिस काम को लेकर छोड़ के गए थे, उस काम में तो उनको लॉस हुआ, और एक सशक्त साथी को छोड़ करके बरसों बरस पुराने, और उनको मायावती के साथ समझौता करना पड़ा। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां, शिवसेना का अपना एक चरित्र रहा है, उस चरित्र में वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ संबंध कर रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ करके दूसरी जगह जो है डांस करने की कोशिश की है। लेकिन आप इधर देखिए अपने नीतीश कुमार जी को, उनको ये एहसास हुआ कि लालू यादव के पाले में रह करके वो प्राप्त नहीं कर सकते जो भाजपा के साथ सम्मान मिलता था। और भाजपा ने उन्हें कम सीटों के बाद भी चीफ मिनिस्टर बना करके संदेश दिया कि हम अपने वादे को पूरा करते हैं, और यही वादा हमारे मध्य प्रदेश चलिए बिल्कुल कहा जा सकता है, जनता की सेवा करने के भाव की बात हो, महत्वाकांक्षाओं की बात हो, और या फिर एक सशक्त पार्टी के रूप में देखे जाने की बात हो, सबको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, जो ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि जनता के बीच में काम करना है या खुद को साबित करना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना है, राजनीतिक करियर को भी स्टैब्लिश करना है। तो बीजेपी की तरफ उनकी नजरें हैं। लेकिन हम सिंधिया की लगातार बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिलेगा, उन्हें दर्जा मिलेगा, उनको उनका कद बढ़ेगा, इसकी बात तो हो ही रही थी। लेकिन सर, वीरेंद्र कुमार खटीक, ये नाम जब सामने आता है, दलित वर्ग से आते हैं, आरएसएस के साथ उनकी शुरुआत होना, अलग अलग पदों पर उनका रहना, तो ये समीकरण भी एक इशारा कर रहा है एमपी की तरफ खास। देखिए, निश्चित रूप से यदि आपने थावरचंद गहलोत को हटाया, आज देखिए सज्जन वर्मा का बयान भी वही था, जब सुबह वो बोल रहे थे उनको नहीं पता था कि किसी दलित वर्ग को ये स्थान मिल जाएगा, कि उनकी जगह मंत्री बना दिया जाएगा। तो सवाल उन्होंने तत्काल उठा दिया कि एक ऐसे दलित वर्ग के नेता को, थावरचंद गहलोत, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे, उनको बदलकर एक महाराज को जगह दे दी गई। तो ये यदि नहीं करते तो मुझे लगता है विपक्ष इसको मुद्दा बना लेता और इस बात को समझा। लेकिन आप ये भी समझिएगा कि सुशील मोदी का, बिहार का जिक्र हो रहा था, सुशील मोदी का मंत्री नहीं बनाना, ये क्या मैसेज देता? क्योंकि ये भी आ रहा था कि नीतीश कुमार के साथ उनकी गलवैया लगातार बढ़ती रही थी और उसके कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा था। तो सीधे तौर पर यह भी एक मुझे लगता है कि बताने का प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से कि आप यदि किसी के साथ घटक दल बनकर जुड़ भी जाते हैं तो ऐसा मत करिए कि बीजेपी पीछे रह जाए और आप उसमें ऐसा आगे बढ़ जाए कि पार्टी को नुकसान हो जाए। तो हमें लगता है बहुत सारे मैसेज इसमें देने के, और अब ये जो सूची मेरे सामने है, इसमें करीब 7 डॉक्टर, आप देखेंगे सूची में 7 लोगों के सामने डॉक्टर लिखा हुआ। कुछ तो वो है जिन्होंने डॉक्टरेट की है, कुछ डॉक्टर है, लेकिन 4 ऐसे डॉक्टर हैं जो मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मतलब सीधे तौर पर पढ़े लिखे, और 6 से ज्यादा इंजीनियर जब उनका देखा है तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अच्छी नौकरी छोड़कर आया है। तो सीधे तौर पर अब सरकार ने मन बना लिया है कि हमें काम की तरफ आगे बढ़ना। और विपक्ष जो आरोप लगा, शुरुआत में कहा कि सियासी समीकरणों को भी साधा जाएगा और साथ ही अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की रफ्तार किस तरीके से बढ़े उस पर भी काम किया जाएगा। सुरेश सर, ये जो सवाल मेरा था वीरेंद्र कुमार खटीक को लेकर, ये आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि एमपी से आते हैं और एक वर्ग को सीधे सीधे एस्टैब्लिश करने की बात है, उन्हें आगे बढ़ाने की बात है, क्योंकि उनके अधिकारों को लेकर काफी लंबी लड़ाई लड़ी जाती रही, काफी बातें होती रही। देखिए, मनोज जी ने भी कहा है कि संतुलन बनाने का काम हुआ है। जैसे हरियाणा में रतनलाल कटारिया को हटाया लेकिन सुनीता दुग्गल को ले लिया, क्योंकि वो भी उसी प्रकार के समुदाय से आती हैं। इसी प्रकार से जो है हम मध्य प्रदेश में राज्यपाल बनाने के बाद, क्योंकि आप देखिए जितने भी मंत्री हटाए गए हैं उनमें से किसी भी की पुनर्स्थापना नहीं हुई, यानी उनको दोबारा से काम नहीं दिया गया। केवल जो है थावरचंद गहलोत हैं जिन्हें पहले काम दिया गया और उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। तो ये एक बड़ा संदेश था। और दूसरा जो है वीरेंद्र खटीक जी को, जैसा मैं पिछली बार भी आपके साथ इसी डिबेट में मैंने कहा था, वीरेंद्र खटीक जी जो है वो स्वभाव से, मनोज जी ने कहा था, वो मोटरसाइकिल पर चल देते हैं, गमछा सर पे बांध लेते हैं, 7-7 बार के सांसद हैं,
एक बार पहले मंत्री राज्य मंत्री रह चुके हैं, जी, उनके जी। परफॉर्मेंस के बारे में जो भी अवधारणा हो, चलिए इन शॉर्ट लेकिन वो अगर सर क्योंकि पढ़े समय कम लिखे है, ये समझा जाए कि आपको जनता के लिए भी काम करना होगा, पार्टी के प्रति भी ईमानदारी दिखानी होगी और तभी जाकर आपको धैर्य के बाद एक अच्छा मुकाम मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो चेहरे साफ हो चुके हैं, तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि इस जंबो विस्तार में किसे क्या कुछ विभाग मिलते हैं और आगे आने वाली चुनौती के लिए मोदी सरकार कैसे काम करेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।